नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण निबंध मानसिक पराधीनता। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये निबंध सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा संपादित निबंध संग्रह प्रेमचंद के एक श्रेष्ठ निबंध में संकलित है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, मानसिक पराधीनता, यानी हम मन से गुलाम हो गए हैं। किसके गुलाम हो गए हैं? अंग्रेजी सभ्यता के गुलाम हो गए हैं, उसमें चाहे उसकी संस्कृति है या अंग्रेजी भाषा है। तो इसी पर इन्होंने व्यंग्य किया है, व्यंग्यात्मक शैली में ये निबंध लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत निबंध में मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि आज़ादी प्राप्त करने से पूर्व हमें मानसिक पराधीनता से छुटकारा पाना होगा। हम आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन हम मानसिक तौर पर जो गुलाम है उससे अगर छुटकारा नहीं पाएंगे तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। वे मानते हैं कि हम दैहिक पराधीनता से तो मुक्त होना चाहते हैं, परंतु मानसिक पराधीनता में स्वयं जकड़ते जा रहे हैं। किसी देश की संस्कृति उसकी मूल्यवान धरोहर होती है। किसी संप्रदाय अथवा धर्म की भाषा, सभ्यता, विचार और संस्कृति उसकी पहचान होते हैं। वैसे तो हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी अपनी सभ्यता में एक दूसरे की संस्कृति का सम्मिश्रण भी नहीं करना चाहते, परंतु असल में वे स्वयं अपनी अपनी संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। और किसके कारण कर रहे हैं? अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति को अपनी संस्कृति में मिलाकर। किसी भी राष्ट्र के धार्मिक विचार, सामाजिक रूढ़ियाँ, राजनीतिक सिद्धांत, भाषा, साहित्य, रहन सहन, आचार व्यवहार सभी उसकी संस्कृति के अंग होते हैं। लेखक परेशान है कि आज हम स्वयं अपनी संस्कृति की जड़ें काट रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति जिसको देखकर हमें ये भ्रम होने लगता है कि उसमें केवल गुण ही गुण हैं, और हमारी संस्कृति जिसमें केवल दोष ही दोष हैं। इस भ्रमवश अपनी संस्कृति को लगातार भूलकर विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, और यही वर्तमान भारत की सच्चाई भी है। अगर भाषा की बात करें तो हम अंग्रेजी भाषा को सभ्य समाज की व्यवहारिक भाषा मानने लगे हैं। दफ्तरों और फाइलों में तो यह पूरी तरह रच बस गई है, अपितु हम पत्र व्यवहार में भी अंग्रेजी भाषा को ही प्रयोग में लाने लगे हैं। वार्तालाप अंग्रेजी में करते हैं, सभाओं की भाषा अंग्रेजी होती है। लोग बहुत खुश होते हैं कि वाह वाह, क्या भाषा है, क्या लोच है, कितनी मार्मिकता, विचारपूर्ण शब्द भंडार, बहुमूल्य साहित्य, कविता कितनी मर्मस्पर्शी है, गद्य कितना अर्थबोधक है। जिसे देखो अंग्रेजी भाषा पर लट्टू, उसके नाम पर कुर्बान है। यहाँ तक कि हमारी योग्यता और विद्वता की परख केवल अंग्रेजी भाषा ही रह गई है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हम अपनी भारतीय भाषा के गुणों को भूलकर अंग्रेजी भाषा में गुणों को खोजने लगे हैं। बचपन से ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए कहा जाता है। हद तो तब हुई जब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ अपनी ही भाषा में अपनी बात कहता है, परंतु हम आपस में भी अंग्रेज़ी बोलकर अपनी मानसिक दास्ता का ढिंढोरा पीटते हैं। ये हमारी मानसिक दास्ता ही है कि हम अंग्रेज़ी में अपने विचारों को अभिव्यक्त करके खुद को पढ़ा लिखा अनुभव करते हैं। ये हमारे शिक्षित समुदाय के लिए न केवल लज्जाजनक बल्कि शोकजनक मानसिक गुलामी है। लेखक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वाह री भारतीय दास्ता तेरी बलिहारी। तेरी बलिहारी है कि भारत के भीतर, भारत के मानसिक पटल पर जो दास्ता का भाव आ गया है उस पर लेखक बलिहारी जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। लेखक को ये बड़ा अचंभित करता है कि हम शारीरिक रूप से गुलाम होने की बजाय मानसिक रूप से अधिक गुलामी का अनुभव कर रहे हैं। और वो गुलामी कैसी है? अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति की गुलामी। अब अगर वेशभूषा की बात करें, पहले भाषा की बात की थी, अब वेशभूषा पर आ गए हैं कि अब वेशभूषा की बात करें तो लोग तन से भारतीय हैं, परंतु वेशभूषा से विदेशी लगते हैं। वस्तुतः वे हमारे हिंदुस्तानी यूरोपियन हैं। वे विदेशी वेशभूषा पहनकर सिर से पांव तक विदेशी लगते हैं, यानी ऊंचे दर्जे के गुलाम नजर आते हैं। कुछ बचकाने लोगों का मानना है कि अंग्रेज़ी कपड़े पहनकर आदमी ज़्यादा चुस्त और फुर्तीला हो जाता है, परंतु क्या अंग्रेज़ी कपड़ों में कोई जादू है जिन्हें पहनने से शरीर चुस्त हो जाता है? लेखक का मानना है कि हमें अपनी वेशभूषा में
भारतीयता लानी चाहिए। अभिप्राय यह है कि शिक्षित समाज केवल अपनी विशिष्टता या प्रभुत्व जमाने के लिए ऐसी विदेशी वेशभूषा को व्यवहार में न लाए जिससे विदेशीपन की बू आती हो। वस्तुतः हमें मन से ही विदेशी वेशभूषा को हटाना होगा, तभी हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। यानी अगर हम मानसिक परिवर्तन नहीं लाएंगे, अगर हम अपने मन को नहीं बदलेंगे तो हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं सकते। अगर हमारा मन अंग्रेज़ी सभ्यता, उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति से प्रभावित होता रहा तो हम अपनी गुलामी में इसी प्रकार जकड़े रहेंगे। पश्चिमी सभ्यता ने हमारी पारिवारिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। हमारी सभ्यता में परिवार एक संस्था है जिसमें अनेक सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। पश्चिमी सभ्यता में परिवार का अर्थ है केवल स्त्री और पुरुष। जहाँ हमारी संस्कृति में सेवा और त्याग प्रधान है, वहीं पश्चिमी संस्कृति में इसके विपरीत है। देखिए, जो संयुक्त परिवार की परंपरा है ये हमारी भारतीय परंपरा है, लेकिन जो एकल परिवार की व्यवस्था है ये हमने अंग्रेज़ों से सीखी है। हमारे यहाँ पर परिवार एक संस्था की तरह काम करता है। सभी परिवार के जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं है। वहाँ पर स्वार्थ और संकीर्णता प्रधान है। जो स्थान हमारी संस्कृति में विनम्रता को प्राप्त है, वही स्थान वहाँ पर आत्म प्रशंसा का है। हम विनम्र स्वभाव के हैं जो भारतीय सभ्यता के लोग हैं, लेकिन जो विदेशी हैं या विदेशी सभ्यता से प्रभावित है उसमें आत्म प्रशंसा का भाव है, केवल अपने ही गुणों का बखान करना। धन यहाँ गौण है, जबकि पश्चिम में धन प्रमुख है। हम धन भी कमाते हैं तो दया के साथ। पश्चिम में धन और दया का कोई मेल नहीं है। हमारी सभ्यता का आधार धर्म है तो पश्चिम में संघर्ष का बोलबाला है। वस्तुतः लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि हम पश्चिम की प्रत्येक प्रवृत्ति को आंख मूंद कर ग्रहण न करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमारी मानसिक पराधीनता का प्रमाण है, यानी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। भारतीय सभ्यता में भी दोष हो सकते हैं, परंतु इसका समाधान पश्चिमी सभ्यता के पास नहीं है। इसका समाधान हमें अपनी ही संस्कृति में खोजना होगा। यानी जो भारतीय सभ्यता से प्रभावित नहीं है या भारतीय सभ्यता का विरोध करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर हम अपनी संस्कृति के अवगुणों को दूर नहीं कर सकते। अपनी संस्कृति में कोई दोष या अवगुण है तो उन्हें अपने ही प्रयास या प्रयत्नों से दूर करना होगा। यूरोपीय सभ्यता के प्रयोग से हम अपनी संस्कृति को विकृत बना रहे हैं। यूरोप पथभ्रष्ट है, उसे लक्ष्य का ज्ञान नहीं, हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यही हमारी मानसिक पराधीनता की निशानी है। अगर इन्हीं परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के चलते हमने अपने अस्तित्व को खो दिया, धर्म की सत्ता को विकृत किया, तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को खत्म कर देंगे। हमारे ही हाथों हमारा अंत हो जाएगा। वस्तुतः हमें मानसिक पराधीनता की जंजीरों को तोड़ना होगा। अगर हमें गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना है तो सबसे पहले मानसिक गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना होगा। तो ये निबंध का सार है। मानसिक पराधीनता हमारा निबंध है, उसका सार मैंने यहाँ बताने और समझाने का प्रयास किया है। इस निबंध में अगर भाव पक्ष की बात करें तो अंग्रेज़ी भाषा के प्रति जो भारतीयों में बहुत ज़्यादा आकर्षण का भाव आ गया है, उस पर कठोर व्यंग्य करते हैं, करारा व्यंग्य करते हैं, लोगों को चेताते हैं, जागरूक करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने अपनी वेशभूषा में परिवर्तन कर लिया है अंग्रेज़ों को देखकर, अंग्रेज़ी सभ्यता को देखकर, तो वो हमें बदलना चाहिए। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस समुदाय पर पड़ रहा है? शिक्षित समुदाय पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, जिससे कि लेखक अधिक चिंतित नज़र आते हैं। पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता दोनों के प्रभाव में अंतर है। दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं और ये मानते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति में कोई दोष हैं तो उन दोषों का समाधान हमारी ही संस्कृति में है। हमें बाहर उन दोषों का निवारण नहीं मिल सकता। पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके हम अपनी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं कर सकते, बल्कि हम अपनी संस्कृति को हीन बना रहे हैं, ऐसा लेखक का मानना है। तो ये निबंध है
इसमें अगर हम देखें तो ये 1931 में लेखक ने लिखा था और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। इसमें भावात्मक, व्यंग्यात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास बहुत ही समायोजित है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। भाषा भावों के अनुकूल है और बोधगम्य है। इसके साथ साथ चुटीली है, करारा प्रहार करती है। छोटे छोटे शब्द हैं जो मर्म को छू जाते हैं। प्रसाद गुण सर्वत्र निबंध में व्याप्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप ये ज़रूर बताएं क्या इस प्रकार से करवाए जाने वाला निबंध आपके लिए उपयोगी है। ऐसा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो मैं आगे करवाऊँ, क्योंकि एमए का सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू रखती हूँ। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हम इसे और तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।